आप सबको मेरा कोटि कोटि नमस्कार, कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ राजनीतिक सीरियस बातें करने के पहले मैं एक बचपन की घटना सुनाना चाहता हूँ। मैं ठीक है छोड़, मैंने उसको कहा था सबके नाम, क्योंकि भाई हमारा फर्ज बनता जो आए हमारे लिए यहाँ पे कम से कम उनका नाम तो जिनका यहाँ पर जत्तर सिंह जी, हरजिंदर सिंह जी, चेतन सिंह जी, गुरमीत सिंह जी, हरदेव सिंह जी, बाकी का जिनका नाम नहीं ले पा रहा वो लोग मुझे माफ करेंगे। तो मुझे कहीं ट्यूशन के लिए जाना था। मेरा बचपन जो है लेंसडाउन रोड में चक्रबेरी एक मोड़ है, आप लोग सब जानते ही होंगे, भवानीपुर इलाके में आता है। और ट्यूशन जाना था, ये क्लास 6-7 की बात है। तो कोई गाड़ी वाड़ी कुछ थी नहीं उस समय, नॉर्मली कोई ड्रॉप कर देता था या वो। तो दादी माँ बोली क्या तकलीफ है, टैक्सी में चले जाओ। तो हम पहली बार जा रहे थे, हमको थोड़ा डर लग रहा था। हमारे सामने में टैक्सी स्टैंड हुआ करता था। तो हम बोले कौन सा टैक्सी में जाए, हम बच्चे थे, पूछे। बोले जो पगड़ी वाले हैं उसमें बैठ जाना, वो तुमको सही रास्ता दिखा देगा। उनकी छोटे से लाइन में कितना बड़ा सीख था, कितना बड़ा सीख थी हमारे लोगों के लिए कि गुरु अगर कोई मिल जाए जीवन में, और इस तरह का गुरु मिल जाए जिनका अपने धर्म पे इतना यकीन पक्का है, वो तुमको तुम्हारी मंजिल तक हमेशा पहुंचा देगा। तो आप लोगों का जो मेरे जीवन पर इंपैक्ट पड़ा वो मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। दूसरी ये घटना बताऊंगा, हम ये क्लास 9-10 की बात, 9 या 10 की बात है। हम लोग छोटे में ही हम लोगों को काम धंधे में लगा दिया जाता था। और हमारे एक मामा जी, उनका ट्रांसपोर्ट का काम था, जाते थे, सीखते थे सबसे। तो कभी कभी मुलाकात होती थी। तो वहां पर एक मैं इंद्रदेव जी थे, नाम भूल रहा हूँ, उनका बहुत बड़े ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर थे। कहीं उस समय उनके 30-40 ट्रक थे, मध्यम ग्राम में उनका वो था। तो मैं उनसे ऐसे ही पूछ रहा था, हम बोले भाई आपको कभी डर नहीं लगता ऐसे इतना रात रात भर आप लोग गाड़ी चलाते हैं? उन्होंने कहा 1.25 लाख दा खालसा। मुझे उस दिन नहीं समझ में, बट बाद में मुझे समझ में आया जब वो कहते थे कि एक आदमी 1.25 लाख के बराबर होता है अगर हिम्मत बना ले तो ये हिम्मत आप लोगों से मिली। इन शब्दों के साथ आप लोगों को, हमारे गुरुओं को, सबको कोटि कोटि प्रणाम। उसके साथ मैं शुरू करना चाहता हूं, आप लोगों का आशीर्वाद लेकर शुरू करना चाहता हूं। ये जो हिंदी भाषा प्रकोष्ठ है, करीब 60-65 लाख लोग, हिंदी भाषा भाषी लोग वोट करते हैं बंगाल में। पिछले चुनाव में एक आंकड़ा ऐसा आया कि इसमें से 1/3 से भी कम लोगों ने वोट दिया। भवानीपुर की, मैं खाली कलकत्ता साउथ में खाली भवानीपुर नहीं और भी इलाके हैं, मगर खाली भवानीपुर की बात करें तो दीदी को फिर भी यहां से ठीक ठाक वोट 2016 में मिला था। इनफैक्ट वोट शेयर थोड़ा बढ़ाई था, बट 2019 में मामला कहीं गड़बड़ा गया। तो हम ही ने दीदी को कहा कि भाई सब आपसे प्रेम करते हैं, बट हो सकता है कि इस प्रेम में कहीं ना कहीं लोगों की तकलीफ जो है वो आप तक नहीं पहुंच पा रही। तो हम लोगों को एक अलग से मुहिम करनी चाहिए, और उसी मुहिम का नतीजा है कि ये हिंदी प्रकोष्ठ का जन्म हुआ। दिनेश त्रिवेदी जी हमारे चेयरपर्सन हैं। दीदी ने हमको जिम्मा दिया, 24 डिस्ट्रिक्ट है बंगाल में, हम सबका दौरा कर रहे हैं, सबको कवर कर रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं। मेरे लिए भी अच्छा है एक पत्रकार के लिए कि मेरा जो लोगों से संपर्क बीच बीच में छूट जाता था वो वापस हो रहा है। आज यहाँ आके आप लोगों से मिलने का जो मेरा सौभाग्य है, ये अगर ये प्रकोष्ठ का काम नहीं होता तो मैं नहीं कर पाता। मगर ये क्यों जरूरी हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं ये फीलिंग आ रही है कि जुड़ाव टूट सा गया। तो ये प्रकोष्ठ का काम बड़ा सिंपल है। जिनसे जुड़ाव था उसको रिश्ता और मजबूत करना है, जिनसे जुड़ाव नहीं है उनसे रिश्ता बनाना है। देखिए, वोट देने के टाइम पर क्या होगा नहीं होगा वो एक बात की चीज है, मगर दीदी ने आज तक जो मेरा उनके मुख्यमंत्री के रूप में मेरा 10 साल का रिश्ता है, और बिना मुख्यमंत्री के मेरा उनसे 25 साल का रिश्ता है। मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने कभी भी बंगाली नॉन बंगाली नहीं की। उनका एक बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, यहाँ रहने वाले 11 के 11 करोड़ लोग बंगाली हैं, भाषा चाहे वो लोग कोई भी बोलते हैं। अगर मैं बंगला में बात नहीं कर पाता हूं, इसका यह मतलब नहीं कि मैं बंगाली हूं, और मुझे यहां बंगाली होने का सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं।
तो जब ये है, और जो मैं काम करूंगी वो मैं 11 करोड़, क्योंकि सरकार भेदभाव नहीं कर सकती, कोई भी सरकार हो, केंद्र हो राज्य सरकार, भेदभाव नहीं कर सकती। जब भी कोई स्कीम निकालती है तो बोलेगी नहीं ये स्कीम सिर्फ इनके लिए या इनके लिए। तो वो बोलती जब मैं ये स्कीम निकाल रही हूं तो क्यों लोग नाराज हैं ये पता करो। तो कुछ कारण समझ में आए। एक, हम लोग काम करने में विश्वास रहते, इतना मशरूम रहते, हमारा डॉक्यूमेंट पूरा नहीं होता, इसलिए गवर्नमेंट के बहुत सारे वो नहीं ले पाते। तो अभी कैंप लगा है, मैं आप लोगों को भी जरूरत हो नहीं हो, जो जरूरतमंद हो उनको इन कैंप का फायदा मिले, ये देखना आप लोगों का, मंजीत भाई का, राजेश सिन्हा जी का, हम लोग सबका काम। बट नाराजगियां थी। 2010 में 1100 हिंदी मीडियम स्कूल थे, आज 1600 हैं। मतलब जो नॉन बांग्ला भाषा लोग हैं, मैं खाली उदाहरण दे रहा हूं कि उनके लिए काम सरकार ने बहुत किया है, हिंदी यूनिवर्सिटी से लेकर और भी बहुत सारा काम किया है, मगर नाराजगी है। हम जानना चाहेंगे आप लोगों के माध्यम से क्या नाराजगी और उसको कैसे दूर कर सकती है। एक है सरकार से नाराजगी हो, दीदी से नाराजगी हो तो भाई हम बैठ के समझा सकते हैं कि भाई हो सकता है दीदी की कोई ऐसी चीज है जो नहीं समझ में आए। आज ये किसान आंदोलन का ही है, 1-2 दिन लेट लगा, होशियारपुर से कई फोन आए हम लोगों के पास में, गुरदासपुर से, दीदी को हमने बताया तो दीदी ने चीजों को समझा। पार्लियामेंट में जब ये बिल हो रहा था तो हमारे यहाँ से जो किसान नेता थे उन्होंने हमको उस तरह से फीडबैक नहीं दिया था, नहीं तो हम इसका विरोध पार्लियामेंट में भी भरपूर करते। क्या होता नहीं होता वो एक अलग चीज है। देखिए, एक आदमी के पास आज पार्लियामेंट में बहुमत है तो वो जो चाहे कर लेता है, क्योंकि पार्लियामेंट में कोई भी आदमी प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहा है। और इस बार तो जो हमारा मॉनसून सेशन किया, कोविड के कारण हाउस अलग अलग इस तरह से न मिलके विचार ठीक से नहीं हो पा रही थी, बातचीत ठीक से नहीं हो पा रही थी। मगर मैं गर्व के साथ कह रहा हूं कि जो काम पूरे देश ने नहीं किया वो पंजाब के हमारे भाई बहनों ने कर दिखाया। और इसका सबसे बड़ा सबूत है, कल मेरे पूरे जीवन में पहली बार, और ये मोदी सरकार के 6 साल में पहली बार, सुप्रीम कोर्ट ने जब उनको पूछा कि भाई क्या तुम ये बिल वापस लेने के लिए तैयार हो, तो किसानों को चाहे कुछ भी बोल रहे हो कल, मगर न्यायपालिका में हाँ या ना दोनों शब्द का उन्होंने प्रयोग नहीं किया। मुझे लगता है ये हम लोगों की जीत की पहली सीढ़ी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोलना वो जेल जाने के लिए, तो वहां उन लोगों ने नहीं कहा ये बात। तो मुझे लगता है अब कहीं ना कहीं सरकार को अपनी गलती नजर आ रही है, कहीं ना कहीं वो लोग उसका काम अपने वापस बंगाल में आ जाए। आप लोगों ने हमेशा समाज को कुछ ना कुछ दिया है। गुरु नानक जी की एक दो पंक्तियां, में मेरी पंजाबी उतनी अच्छी नहीं है, किसी जमाने में हुआ जब मैं दिल्ली ज्यादा रहता था तो वो ठीक थी, कि सिखों ने कभी भी मांगा नहीं है, दिया है, हमेशा हाथ ऐसे रहा है, कभी भी हाथ ऐसे नहीं रहा है। तो ये परंपरा सेवा हम लोगों ने की है लोगों की, मगर अब सेवा के साथ साथ राजनीति में भी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोगों को अपनी आवाज लोगों तक पहुंचानी, और 1 और 1 11 होता है। मैं ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना चाहता हूं, यहां बहुत कुछ कहा जा चुका है, मगर आप लोगों से एक अपील जरूर है, जो भी नाराजगी हो जरूर बताएं, जो भी दिल में तकलीफ हो जरूर बताएं, आपस में बातचीत करेंगे, बातचीत से ही रास्ता निकल सकता है। और जो हमारा काम हमारे किसान भाई दिल्ली में आज कर रहे हैं, बात ही तो करने आए थे, उनका गुनाह क्या है? वो तो बात ही तो करना चाह रहे हैं, अपनी बात ही तो रखना चाह रहे हैं। तो क्या इस देश में हमारे पास बात करने की भी वो नहीं है? और हर आदमी जो बात करना चाहता है वो क्या देशद्रोह है? वो गद्दार हो जाता है। तो कम से कम हम लोगों को बंगाल में ऐसी समस्या नहीं होगी। आप लोगों को साथ मंजीत भाई हैं, हम लोग सब हैं। दूसरी बात, ये प्रकोष्ठ एक बहाना है आप लोगों से जुड़े रहने का, जुड़ाव है। मैं खुद कई बार जो गुरुद्वारा के थ्रू इतना अच्छा काम होता है, ये लोगों तक, हम तो मंजीत भाई से शिकायत करते रहते हैं कि आप अच्छा काम करते हो, पता भी नहीं चलने देते हो। कभी पता तो चलना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा काम करने वाले को देख के 10 लोगों में इच्छा पैदा होती है। तो मैं आप लोगों से भी कहूंगा कि जब आप अच्छा काम करते हो बताया करो, क्योंकि आपको देख के, हमारे कहावत है गाँव में कि खरबूजे को देख के खरबूजे पे रंग चढ़ता है। तो एक आप अच्छा काम करते हो, उसको देख के 10 लोगों को इंस्पिरेशन, प्रेरणा मिलती है कि हम भी कुछ करें, छोटा बड़ा कुछ भी सही। मैं राजनीति, ममता बनर्जी के इस बार यहाँ पर बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इस बार देखिए कोई राजनीति पार्टी हमसे आके राजनीति करे,
मगर इस बार वो हमारे घर में घुस के बांटने की चेष्टा कर रहे हैं। इस बार धर्म, जात और जो भी बहाना मिल रहा है उससे हमारे को एक दूसरे से बांट, भाई को भाई से, धर्म को धर्म से। मतलब मैंने पश्चिम बंगाल में तो इस तरह का माहौल कभी नहीं देखा। तो सतर्क रहने की बहुत बहुत आवश्यकता है आपको, हमको। कोई भी बांट रहा है, कोई भी कुछ इस तरह का काम कर रहा है, उसको रोकें। लड़ाई झगड़ा हमें नहीं करना है। पत्थर कोई चलाता है, नड्डा जी की गाड़ी पे बदनाम हम हो जाते हैं। तो हम लोगों को लड़ाई झगड़ा नहीं करना, बट अपनी बात भी पूरी जोर से रखनी है। और भाई मंजीत जी से यही उम्मीद है कि साउथ कलकत्ता से तृणमूल का इतना परचम फहराएं कि दीदी भी बोलने लग जाए कि भैया तुम लोगों ने अच्छा काम किया, शाबाशी देने के लिए मजबूर हो जाए। कोई कंपटीशन नहीं है हमारे 24 जिलों में, मगर प्राइज मिलता तो अच्छा ही लगता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। एक दो लाइन जरूर कहूंगा अंत में, दो लाइनें जरूर कहूंगा, क्योंकि इसके बाद मैं तब तक मैं चाहूंगा ये लोग यहाँ आ जाए मेरे पास में। परेश पारिक, कमलेश विपानी, कविन रमानी, केतन शाह और रवि यादव, ये लोग सब मेरे पास आ जाए यहाँ पे। गुरु नानक जी की पंक्तियां हैं, मैं ठीक से शायद नहीं बोल पाऊं तो मुझे माफ करिएगा, कि जो तेरे किस्मत में है उससे ज्यादा पाने की ख्वाहिश मत कर, और समय पे तेरे को सब कुछ मिलेगा। तो ये समय हमारा है, दीदी का है। तो बीजेपी वालों, गुरु नानक जी की तो सुन लो कम से कम। आज इन सब लोगों की ज्वाइनिंग है टीएमसी में। मैं चाहता हूं आप ताली बजा के इन सबका स्वागत करें। और मंजीत जी